वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट BS ज़ूलॉजी। तो चलिए टॉपिक है आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन्वर्टिब्रेट्स। प्रीवियस जो लेक्चर से हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के ऊपर था, उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड था हमारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। अब लेक्चर नंबर थर्ड में हमने ये देखना है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अगर हो रही है तो उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते कौन से हैं, और उनके अंदर वेरिएशंस क्या होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, प्रोटेंडरस क्या है और प्रोटोगाइनस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होगा या फिर सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म किसको कहते हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके प्रीवियसली उसके बिल्कुल ऑपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी, यानी कि एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी हो और फ्यूजन ऑफ गैमेट भी हो, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि फॉर्मेशन प्लस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। उस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन, आप लिखिए यहाँ पर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, उसको हम क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता कुछ इस तरह से है कि जो स्पर्म सेल होगा वो और साथ में जो एग सेल होगा वो फर्टिलाइज्ड होंगे, यानी कि साइन गैमी होगी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, या फिर हम उसको एक सेकंड नेम देते हैं, दिस वन इज नोन एज साइन गैमी। ठीक है, साइन गैमी होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक आपके पास जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा, डेट इज अ सिंगल सेल साइन गैमी या फर्टिलाइजेशन। उसके नतीजे में क्या हुआ, जाइगोट प्रोड्यूस हो गया और जाइगोट से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब ये जो मेथड आपके सामने बना हुआ है सिंपल सा, ये आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन्वर्टिब्रेट्स। लेकिन चूंकि हम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो इनके अंदर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कुछ डिफरेंट किस्म की साइन गैमी या फर्टिलाइजेशन होती है। इनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन के हम मैथड्स देखते हैं तो दो तरह की यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बेटा हो रही है। पहली जो फर्टिलाइजेशन होती है वो है एक्सटर्नल, और दूसरी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम देख लेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हम इंटरनल की तरफ आ जाएंगे, फिर हम इनके एडवांटेजेस देख लेंगे कि दोनों के फ़ायदे क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो देखें, ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा वो बॉडी से बाहर होगा, बॉडी के अंदर नहीं होने वाला, यानी कि इसमें होगा यूं कि अगर बेटा मैं बात कर लेता हूं फिशेस के बारे में या एम्फीबियंस के बारे में बात कर लेता हूं या फिर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर लेता हूं, तो उनमें होता इस तरह से था कि वहां पर जब लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि लोअर वर्टिब्रेट्स में तो एसेक्सुअल है, उस वहाँ पर तो सेक्सुअल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब लोअर से हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ आए हैं तो बेटा उनमें होता इस तरह से था कि वो जो स्पर्म सेल होते थे या एग सेल होते थे वो कहाँ पे प्रोड्यूस करते थे, वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस करते थे। अब इन्वायरमेंट कौन सा होता था? इन्वायरमेंट इनका होता था एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ये अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते थे और एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर इनके जो गैमेट्स थे वो आपस में फर्टिलाइज्ड होने के बाद जाइगोट प्रोड्यूस होते थे और जाइगोट के बाद एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता था। तो आपने ये कहना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस कहाँ पर होगी, टेक्स प्लेस आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल। और एग्जाम्पल आपके सामने आ गए, फिशेस आ गया, एम्फीबियंस आ गए या हायर वर्टिब्रेट्स आ गए, उनमें यही प्रोसेस हो रहा होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज ये होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर वो गैमेट्स रिलीज किए जाएंगे, तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्योंकि वाटर वगैरह मौजूद होता है तो वो उसको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, उसको डेसिकेशन से बचाएगा। डेसिकेशन से बचाने का जो काम होगा वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट का होगा। किसको डेसिकेशन से बचाना है? गैमेट्स को। लेकिन उसके बरक्स इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में
काफ़ी सारे एग सेल और स्पर्म सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो जो एग सेल और स्पर्म सेल हैं उनमें से मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो या तो प्रे बन जाते हैं, यानी कि जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनका प्रे बन जाएंगे, या फिर जो वाटर की लहरें होंगी वो स्पर्म सेल और एग सेल को एक दूसरे से दूर भी लेके जा सकती हैं, या फिर जो वाटर की लहरें होंगी अगर वो स्मैश कर देती हैं उन स्पर्म सेल्स को किसी सबस्ट्रेट के ऊपर या रॉक्स के ऊपर, उसके नतीजे में भी इनके जो साइन कमी है फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब हम चलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जानिब। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। आपका जो मेन टॉपिक है वो नीचे की जानिब है, क्योंकि ये सिलेबस का पोर्शन है तो हमें इसको लाजमी तौर पर एक बार डिस्कस करना है और हमें इसको समझना है कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये होते क्या हैं। दैट्स इट। अगर बेटा मैं बात कर लेता हूँ आपके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन होगी वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहाँ पर होगी? टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अर्थवर्म्स के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स जो अर्थवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स के अंदर इसी तरह से फिनोमिना हो रहा होता है। अब वहाँ पर एक एडवांटेज तो ये होता है, चूँकि स्पर्म सेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज़ करवाया जाता है, फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म सेल जाएगा वो एग सेल के साथ फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बना देगा, तो यहाँ पर जो चांसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब दूसरी बात, इसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि जो स्पर्म सेल्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसके नतीजे में जो स्पर्म सेल होंगे, स्पर्म सेल्स के डेड होने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम चलते हैं ज़रा मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की जानिब, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की जानिब जाएंगे। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की जानिब जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डायग्राम है आपके सामने, और इसी डायग्राम को देखते हुए कुछ एक पोर्शंस का जिक्र करेंगे। इनमें सबसे पहला जो हिस्सा आएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, दैट इज द टेस्टिस। वो कौन सा आ जाएगा? वो आपके पास होंगी टेस्टिस। अब जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पर बेटा प्रोड्यूस होने वाले जो सेल्स हैं, जो गैमेट्स होंगे, उनको नाम दे देंगे स्पर्म। अब जो स्पर्म्स होंगे ये टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। टेस्टिस में प्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने स्पर्म डक्ट के जरिए से आना है सेमिनल वेजिकल में। दिस इज नोन एज अ सेमिनल वेजिकल, जहाँ पर स्पर्म्स को स्टोर किया जाएगा। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके बाद ये बेटा इसको हम नाम दे देंगे स्पर्म डक्ट का। तो ये स्पर्म डक्ट के जरिए से टेस्टिस से मूव करते हुए आएंगे सेमिनल वेजिकल में। सेमिनल वेजिकल इज़ अ स्टोरेज ऑर्गन, जहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा ताकि जो स्पर्म्स होंगे वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो सकें। और यहाँ पर ये जो स्टोरेज ऑर्गन होगा सेमिनल वेजिकल, यहाँ पर जो स्पर्म्स होंगे बेटा वो आपस में कलेक्ट होने के बाद पैकेट्स भी बना देंगे, और जब स्पर्म्स के पैकेट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे हम उसको नाम क्या दे देंगे? दिस वन इज नोन एज स्पर्मेटोफोर्स का भी नाम दे देंगे। उसको क्या नाम दे देंगे? पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स को क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज ए स्पर्मेटोफोर्स। अब जो स्पर्मेटोफोर्स होता है ये कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, जैसा कि अगर मैं एरोवर्म्स की बात कर लेता हूँ या लीचीज़ की बात कर लूँ या इंसेक्ट्स की बात कर लेता हूँ, तो इनके अंदर ये जो स्पर्मेटोफोर्स होंगे ये ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोफोर्स। अब स्पर्मेटोफोर्स का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि पहला पॉइंट ये है कि ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा बात ये होती है कि जो स्पर्मेटोफोर्स होंगे वो उसकी जो लोकोमोशन होती है या फिर जो मूवमेंट होगी उसके अंदर ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। दैट्स वाई जो स्पर्मेटोफोर्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। आफ्टर दैट ये जो स्पर्म्स होंगे ये एजैकुलेटरी डक्ट्स के ज़रिए से एजैकुलेटरी डक्ट के ज़रिए से मूव कर जाएंगे, सेमिनल वेजिकल से आगे की जानिब मूव करेंगे और यहाँ पर मौजूद होंगे कापुलेटरी ऑर्गन्स पर मूव कर जाएंगे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कापुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर द पीनस, सीरस आर द गोनोपोर्स। अब यहाँ पर जो ओपनिंग होगी इस ओपनिंग को क्या नाम दे देंगे? इस ओपनिंग को आप नाम दे दोगे गोनोपोर्स का नाम दे देंगे। तो इसके ज़रिए से जो स्पर्म्स होंगे वो बॉडी से रिमूव निकल आएंगे और इन ऑर्गन्स की मदद से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज़ किए जाएंगे। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो मेल्स होते हैं
इनके अंदर असेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। असेसरी ग्लैंड्स का काम यहाँ पर इसके अंदर यही होता है कि जो सीमन्स की प्रोडक्शन होती है, या फिर अगर मैं स्पर्मेटोफोर्स की प्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर इनका भी काफ़ी हद तक रोल होता है असेसरी ग्लैंड्स का। दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक बार फिर देख लें, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुए, स्पर्म डक्ट के ज़रिए से वो मूव करके आगे सेमिनल वेसिकल में। टेस्टिस में बारे में आपने बताना है कि यहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म डक्ट का आपने बताना है कि ये स्पर्म्स को टेस्टिस से ट्रांसफ़र कर देगा सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल क्या है? एक स्टोरेज ऑर्गन है। उसके बाद आप बताएंगे स्पर्मेटोफोर्स के बारे में। स्पर्मेटोफोर्स क्या है? दीज आर द पैकेट्स ऑफ द स्पर्म्स। होते कहाँ पर है? कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि आपके पास एरोस के अगर हम बात कर लेते हैं एरोवर्म्स की, या लीचेस की बात कर लें, या इंसेक्ट्स की बात कर लें, वहाँ पर स्पर्मेटोफोर्स लाजमी बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। काम क्या होता है इनका? प्रोटेक्शन होता है। ये इंडिपेंडेंटली तौर पर क्या करेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये मूव कर जाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट के जरिए से कॉपुलेटरी ऑर्गन्स में, पीनस, सीरस और गोनोपोर्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होगा कि स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करवाना, और इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसके साथ बेटा अटैच होते हैं असेसरी ग्लैंड्स, जिसमें सीमन और स्पर्मेटोफोर्स को प्रोडक्शन का काम होता है। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जानिब, जो कि काफ़ी हद तक सिंपल है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद होते हैं पेयर्स ऑफ द ओवरीज। अब ओवरीज इनके अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जो ओवरीज होंगी, ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होगा एग सेल। ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एग सेल प्रोड्यूस होगा। अब ये जो एग सेल हैं जो कि ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आ जाएंगे इस डक्ट के अंदर। इस डक्ट को हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम देंगे ओविडक्ट का। क्या नाम देंगे? ओविडक्ट का नाम दे देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन होगा इसको हम नाम दे देंगे सेमिनल रिसेप्टिकल, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ओपनिंग क्या नाम देंगे? गोनोपोर का नाम देंगे। सेमिनल रिसेप्टिकल। अब डियर स्टूडेंट्स होगा कुछ इस तरह से, ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपके पास पीनस, ठीक है। पीनस जो था, पीनस के ज़रिए से ये कॉपुलेटरी ऑर्गन्स स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर गोनोपोर्स के ज़रिए से वजाइना में, ठीक है। और उसके बाद इस स्पर्म्स को रिसीव कौन करेगा? सेमिनल रिसेप्टिकल। और सेमिनल रिसेप्टिकल से यह स्पर्म्स लोकोमोशन के ज़रिए से स्पर्मेटोफोर्स मूव करवाएंगे, और मूव करवाने के बाद डियर स्टूडेंट्स इसको लेके जाएंगे यहाँ से ऊपर की जानिब, यानी कि आपके पास जो ओविडक्ट होगा ओविडक्ट की तरफ लेके जाएंगे। इज इट क्लियर? यानी कि जो एग सेल प्रोड्यूस हो रहा होगा, जो कि ओवरी में प्रोड्यूस होता है, ओवरी में एग सेल प्रोड्यूस होने के बाद ये एग सेल आ जाएगा कहाँ पर? ओविडक्ट में आएगा। और ओविडक्ट के अंदर ही क्या चीज़ पहुँच रही है? ओविडक्ट के अंदर ही स्पर्म सेल भी पहुँच रहे हैं। अब एग सेल ओविडक्ट में आ गया, स्पर्म सेल कहाँ पर आएंगे? स्पर्म सेल भी ओविडक्ट में आ गए। ओविडक्ट के अंदर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में ये जो जाइगोट होगा, ये जाइगोट आएगा इन शेल ग्लैंड्स में, ठीक है। शेल ग्लैंड्स में आ जाएगा, या जिनको मैंने असेसरी ग्लैंड्स का नाम दिया, तो जो शेल ग्लैंड्स होंगे या असेसरी ग्लैंड्स होंगे ये शेल प्रोड्यूस कर देंगे उस जाइगोट के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कंप्लीट होता है। अब ये डायग्राम है सिंपल सी, ओवरी, ओविडक्ट, असेसरी ग्लैंड्स या फिर शेल ग्लैंड्स, उसके बाद सेमिनल रिसेप्टिकल, वजाइना एंड गोनोपोर्स। नेक्स्ट वन इज द वेरिएशंस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर वेरिएशंस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है, और कुछ में सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हर्माफ्रोडाइटिज्म कहते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसके अंदर फंक्शनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फंक्शनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो। ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस बोथ फंक्शनल की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस both functional male and female reproductive organs, उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स हर्माफ्रोडाइटिज्म का नाम दे देते हैं। अब हर्माफ्रोडाइटिज्म जैसा कि अगर मैं अर्थवर्म्स की बात कर लूँ या सी स्लग्स की बात कर लूँ, तो जो सी स्लग्स होते हैं या फिर जो आपके पास अर्थवर्म्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइटिज्म होते हैं। अब इनमें होता इस तरह से है कि डियर स्टूडेंट्स
के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं, फीमेल भी एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद हैं। बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खुद को ही फर्टिलाइज़ करेंगे, यानी कि अपने स्पर्म सेल से अपने ही एग सेल को फर्टिलाइज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन जो मोस्टली होते हैं ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, या अर्थवर्म यहाँ पे लिख लें, फर्टिलाइज अदर ऑर्गेनिज्म। अब जब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ फर्टिलाइज होंगे तो जारी बात है, देखें ये एक अर्थवर्म और ये नीचे की जानिब आ गया दूसरा अर्थवर्म। जब ये आपस में फर्टिलाइज करवाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, क्योंकि ऊपर वाला भी हर्माफ्रोडाइटिज्म है, नीचे वाला भी हर्माफ्रोडाइटिज्म है, इसमें भी स्पर्म और एग है, इसमें भी स्पर्म और एग है, तो होगा कुछ यूं कि जो ये आपके पास अर्थवर्म नंबर 1 है, ये अर्थवर्म नंबर 2। अर्थवर्म नंबर 1 क्या करेगा, ये अपने स्पर्म क्या करेगा, इसको दे देगा, अपने स्पर्म इसको दे देगा, ठीक है, जिसके नतीजे में इसके एग सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से जो अर्थवर्म नंबर 2 होगा, ये अपने स्पर्म दे देगा इसको, जिसके नतीजे में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो अर्थवर्म है इसके एग सेल भी फर्टिलाइज्ड हो गए, इसने अपने स्पर्म इसको दे दिए और इसने अपने स्पर्म इसको दिए, तो इसका भी एग सेल फर्टिलाइज्ड हो गए। इस तरह का जो मैकेनिज्म होगा इसको हम नाम दे देंगे हर्माफ्रोडाइटिज्म का। सेकंड जो मैकेनिज्म होता है इसको नाम दे देंगे सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। इसको मोस्टली दो तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन मोस्टली तौर पर इसको सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म ही कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म में होता यूं है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते तो हैं, लेकिन जो फंक्शनल होगा वो एक टाइम में एक ही बनेगा। यानी कि हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जो अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस हो उसमें मेल हो, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाएगा तो वो फीमेल में चेंज हो जाएगा, उसके बॉडी में जो ऑर्गन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएगा। तो हर सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म को हम दो तरह से इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो आपके पास होगा, दिस वन इज़ नोन एज, जो कंडीशन होगी उसको नाम दे देंगे प्रोटेंड्रस का। क्या नाम दे देंगे, प्रोटेंड्रस का नाम दे देंगे। और दूसरा जो होगा उसे प्रोटोगाइनस का नाम देंगे। दूसरी जो कंडीशन है उसको क्या नाम देंगे, प्रोटोगाइनस का नाम देंगे। अब प्रोटेंड्रस में क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल होता है वो अपने अर्ली स्टेजेस में, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में मेल होता है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा, मेल वाला। ऑर्गेनिज्म इज मेल इन अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस। और दूसरे में क्या हो जाएगा, और बाद में क्या बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद इट बिकम्स, ये बन जाएगा फीमेल। फीमेल इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएगा। लेकिन प्रोटेंड्रस में कंडीशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्टार्टिंग पे क्या होगा, स्टार्टिंग पे वो होगा फीमेल, उसके अंदर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट द डेवलपमेंटल स्टेज। और उसके बाद उसमें कौन सा आ जाएगा, उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फंक्शनल बन जाएगा उसकी लाइफ के दूसरे पोर्शन के अंदर। और इस कंडीशन को हम क्या नाम दे देंगे, प्रोटोगाइनस को, और जो कि कंडीशन है सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म है। सो होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आ चुका है। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं और इसके बाद जो आने वाले टॉपिक्स होंगे सभी के लेक्चर इसी तरह से सीक्वेंस वाइज बनेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।